हेमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार जो वो चाहती थी वही होने जा रहा था। राम उसको वचन दे रहा था। मैं वचन देता हूं कि पायट की पारिवारिक प्रतियोगिता में राम की कैसेट अटक गई हो वैसे ही वो अटक गया। हेमा की भौएं चढ़ गई। ये क्या हो रहा है? प्रतियोगिता में राम फिर अटका और इस बार खुद बौखला गया। अचानक राम को एहसास हुआ कि उसकी जेब में रखा हरी बहुत गर्म हो रहा था और शायद हरी ने उसकी जबान रोक दी थी। हरी अगर किसी की जान बचा सकता था तो शायद उसकी इंद्रियों पर भी काबू कर सकता था। हेमा को लगा कि राम धीरे धीरे वशकरी सांप के वश में से बाहर आ रहा है। राम खुद के कंट्रोल में नहीं था। उसका मुंह खुल रहा था पर उसमें से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हेमा शॉक में उसे देखती रही। अचानक राम को रियलाइज करवाने हरी उसकी छाती की त्वचा में जोर से चुभा और राम का दिमाग तुरंत चलने लगा। राम को एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। अपनी मां को पायट की प्रतियोगिता में हिस्सा ना लेने का वचन दे रहा था। अरे क्यों? अम्मा नहीं। यूं कह के राम अचानक उठ खड़ा हुआ। हेमा स्तब्ध रह गई। मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता। आप क्यों ये सब कर रही हैं? राम अब व्याकुल हो गया। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। यूं कह के राम अंदर चला गया। हेमा का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि राम पर कोई भी जहरीली जड़ी बूटी या वशकरी सांप के जहर का असर क्यों नहीं हो रहा था। हेमा गुस्से में खड़ी हुई और रसोई घर में गई। वशकरी सांप का जहर लेकर उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया। हेमा के पास अब एक ही उपाय बचा था। दूसरे दिन से राम का अभ्यास दुगने जोश से शुरू हो गया। उसे यकीन था कि अगर इसी तरह वो मेहनत करता रहा तो पायट की छठी परत प्रतियोगिता से पहले हासिल कर लेगा। उसने सोचा कि वो वहीं पर नहीं रुकेगा, अपने पायट की युद्ध कला को और आगे लेके जाएगा। हड्डी चूर मुक्के में तो वो लगभग एक्सपर्ट हो गया था। उसे यकीन था कि कुछ और दिनों बाद वो भी एक मजे हुए योद्धा की तरह किसी की भी हड्डी को चूर चूर कर सकता था। अब वक्त आ गया था कि वो हड्डी चूर मुक्के के दूसरे पड़ाव पर पहुंचे। हड्डी चूर मुक्के का दूसरा पड़ाव था पायट की एक पुरानी तकनीक जिसे नुकीली कलाई कहते थे, जिसमें कृष्णन एक्सपर्ट था। जैसे हड्डी चूर मुक्के से सामने वाले की हड्डियां चूर चूर हो सकती थी, वैसे नुकीली कलाई में एक योद्धा की कलाई तलवार की धार सी नुकीली हो जाती थी, जिसका एक वार सामने वाले के शरीर को चीर सकता था। कुछ दिनों तक राम कृष्णन का सर खाने लगा। अप्पा, सिखाइए ना नुकीली कलाई। प्रतियोगिता शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जब राम की जिद बहुत बढ़ गई तब कृष्णन ने राम को हल्के से डांटते हुए कहा, पहले हड्डी चूर मुक्के में महारत हासिल करो, फिर देखूंगा। इतना कह के कृष्णन ने बात को टाल दिया। राम ने अपनी असली सिद्धि के बारे में कृष्णन को नहीं बताया था, वरना कृष्णन उसे तुरंत नुकीली कलाई की तकनीक सिखाने लगता। लेकिन अब राम के हाथ बंधे हुए थे। उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके नुकीली कलाई सीख कर ही रहेगा। कृष्णन ना सिखाए तो वो खुद सीखेगा। जंगल जाते हुए उसने वो तकनीक को याद करने की कोशिश की। जब वो छोटा था तब उसने कृष्णन को नुकीली कलाई का उपयोग करते देखा था। कृष्णन नुकीली कलाई का बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। राम के लिए जैसे हड्डी चूर मुक्का है, वैसे कृष्णन के लिए नुकीली कलाई थी। वो ये सोचते सोचते जंगल में पहुंच गया और याद करने लगा कि कृष्णन किस तरह नुकीली कलाई का अभ्यास करता था। राम उन दिनों को याद करने लगा जब वो खुद 6-7 साल का था और अपने पिता के अभ्यास को देखने बार बार राजशेखर हवेली की व्यायामशाला में जाया करता था। कृष्णन की नुकीली कलाई का अभ्यास याद करते हुए राम जंगल में 5 बड़े गोल आकार के पत्थर ढूंढने लगा। कृष्णन के लिए पत्थर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि भास्कर राजशेखर ने अपने बेटे के अभ्यास के लिए दुनिया की हर चीज राजशेखर हवेली की व्यायामशाला में ला दी थी। शायद उतने परफेक्ट पत्थर तो राम को ना मिले, लेकिन फिर भी काफी अच्छे गोल आकार के 5 पत्थर वो ढूंढ लाया था। उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा। नुकीली कलाई में पत्थर पर अपनी कलाई से वार करके कलाई की हड्डियों को नुकीला बनाया जाता था। राम जानता था कि यह तकनीक किसी गुरु की हाजिरी में ही होनी चाहिए, ताकि यूं करने में योद्धा की कलाई की हड्डियां ना टूट जाएं। लेकिन फिलहाल राम के पास वो ऑप्शन नहीं था। अप्पा, आप मान क्यों नहीं रहे?
यूं कहकर राम ने अपनी कलाइयों को व्यायाम देने की शुरुआत की। दूसरी ओर राम के घर पर कनकी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। कृष्णन घर में नहीं थे। हेमा ने कनकी से पूछा, कहाँ जा रही है तू कनकी? कनकी ने कहा, बाजार, वो राम भैया के सिले हुए नए कपड़े लेने। हेमा ने उसे कहा, बेटा वो कपड़े कल ले आना, आज ये खाना राम को पहुंचा दे। तेरे अप्पा पता नहीं कहाँ रुक गए, और हाँ, राम को ये खाना खिला के ही वापस लौटना। तू तो जानती है तेरे भाई को कि वो बिना खाए अभ्यास में लगा रहेगा। कनकी ने खाने का डिब्बा उठाते हुए कहा, ठीक है। जब कनकी निकल रही थी तब अचानक से हेमा उठी। कनकी बेटा, ये चुनरी ओढ़ ले, बाहर धूप है। यूं कह के हेमा ने कनकी का सर बड़े प्यार से सहलाया और एकटक कनकी को देखती रही। कनकी को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ अम्मा, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? उसने मस्ती करते हुए पूछा। हेमा क्या बोलती कनकी को? सच तो नहीं बता सकती थी कि आज वो क्या करने जा रही थी। उसके माथे को चूमते हुए वो बोली, क्यों, मैं अपनी बेटी का सर सहला नहीं सकती? इतनी बड़ी हो रही है, 2 पल देख तो लेने दो। कनकी को हेमा आज थोड़ा बदली बदली सी लगी। हाँ, हेमा अक्सर भावुक रहती थी, लेकिन आज हेमा कुछ अलग ही लग रही थी। कनकी ने हेमा के सर पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। आप ठीक तो है ना अम्मा? तबीयत ठीक नहीं लग रही। हेमा ने खुद को मजबूत किया और फिर एक मुस्कान देते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चल अब जा। अब हेमा को कंफर्म हो गया कि वो घर में अकेली थी। एक गहरी सांस लेकर वो अपने घर से बाहर निकली, राजशेखर हवेली की दिशा में। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। इसीलिए हेमा ने कनकी को शुद्धिपुरम बाजार में जाने से रोका था, क्योंकि वो बाजार राजशेखर हवेली के पास ही था। हेमा नहीं चाहती थी कि कनकी उसे वहां देख ले। जंगल में अपनी कलाइयों को ठीक से व्यायाम देकर राम ने उन 5 पत्थरों के छोटे पहाड़ पर निशाना लगाया। कृष्णन भी ऐसा ही कुछ करते थे ना। राम तर्क लगाने लगा कि उसे सीधी अपनी कलाई मारनी चाहिए या फिर कोई और तरीका था। जल्दी का काम राक्षस का होता है। राम पत्थरों पर कलाई दे मारे, उससे पहले कृष्णन आ पहुंचा। राम की जान में जान आई। अप्पा, उसने खुशी से कहा। कृष्णन जब उस दिन जंगल जाने को निकला तब उसे पता था कि राम ये तकनीक सीखने की शुरुआत जरूर करेगा। इसीलिए वो राम के अभ्यास के स्थान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर किसी योद्धा का शरीर नुकीली कलाई के लिए तैयार ना हो तो उसके शरीर और शक्तियों को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राम ने चट्टान तोड़ सिद्धि भी हासिल कर ली थी, इसीलिए कृष्णन को लगा था कि उसकी निगरानी में राम नुकीली कलाई की युद्ध कला सीख सकता है। राम ने खुशी से अपने पिता को गले लगा लिया। कृष्णन भी हंस पड़ा। नुकीली कलाई जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, कृष्णन ने समझाना शुरू किया। नुकीली कलाई का वार करने से पहले एक छोटा सा प्राणायाम करना पड़ता है ताकि तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे। ओह, राम को इस प्राणायाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। राम को तब एहसास हुआ कि जल्दबाजी से सीखी हुई कोई भी चीज फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। कृष्णन ने उसे छोटा सा प्राणायाम सिखाया जो राम ने तुरंत ही सीख लिया। नुकीली कलाई की तकनीक भी ठीक से सिखाई। कुछ समय तक उस तकनीक के अभ्यास के बाद कृष्णन ने राम के आगे रखे 5 पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मारो। राम ने अपनी आंखें बंद की, छोटा सा प्राणायाम कर तुरंत ही अपनी कलाई उन पत्थरों पर मारी। थोड़ा और अभ्यास करो। कृष्णन की आवाज राम के कानों पर पड़ी और उसने आंखें खोली। उसका हाथ बिल्कुल ठीक था और वो 5 पत्थरों में छोटी पतली दरार पड़ गई थी। राम खुश हो गया। अप्पा, इसमें तो दरार पड़ गई। दरार से क्या होगा? ये पत्थर कट जाने चाहिए थे, तब जाकर किसी की चमड़ी फाड़ने की क्षमता तुम्हारी कलाई में आएगी। अभ्यास जारी रखो। यूं कहकर कृष्णन वहां एक पेड़ के नीचे राम के अभ्यास पर नजर रखने बैठा। तभी कनकी वहां खाना लेकर पहुंची। कनकी को नहीं पता था कि कृष्णन वहां पर मौजूद था, लेकिन उसे यकीन था कि डिब्बे में राम और कृष्णन का पेट भर जाए उतना खाना तो होगा ही। उसी समय राजशेखर हवेली की गुफा में पल्लवी राजशेखर चुपचाप बैठी थी, अपने हाथ में लाल पत्थर को लिए। अचानक उसके पीछे कोई आया। पल्लवी ने मुड़ के देखा तो भास्कर राजशेखर था और उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है पल्लवी। यूं कहकर भास्कर ने पल्लवी को वो लाल पत्थर जमीन पर फेंकने का इशारा किया। पल्लवी ने बिना कुछ पूछे वो पत्थर नीचे डाल दिया।
भास्कर वो जलती हुई मशाल पत्थर के पास लाया और देखते ही देखते उस लाल पत्थर को आग लगा दी। एक पत्थर को आग लगाना असंभव था, कुदरत के खिलाफ था। तो फिर लाल पत्थर जल कैसे रहा था? सिर्फ जला ही नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि वो लाल पत्थर पिघल रहा हो। पल्लवी और भास्कर की आंखों के सामने कुछ ही पलों में वो लाल पत्थर का अस्तित्व खत्म हो गया। खाना खाते वक्त राम को ये पता भी नहीं चला कि उसकी जेब में पड़े हरी ने अचानक ही चमकना बंद कर दिया है। जैसे कोई इंसान बिना खाए पिए सूख जाता है, वैसे धीरे धीरे वो सुंदर हरा पारदर्शी पत्थर हरी भी सूख रहा था। कहीं हरी की सारी शक्तियां वो लाल पत्थर के जलने की वजह से खत्म तो नहीं हो गई ना? इन सब बातों से अनजान राम खाते खाते कृष्णन और कनकी से बातें कर रहा था। उसे क्या पता था कि उस समय सिर्फ हरी की शक्तियां ही फीकी नहीं पड़ी थी, बल्कि एक और अनहोनी घटना होने जा रही थी। भास्कर राजशेखर लाल पत्थर का खात्मा कर जब अपने कमरे में पहुंचा, तब उसने एक सौम्य आवाज सुनी, अप्पा। वो आवाज सुनकर भास्कर राजशेखर के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने फटी हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखा। वहां अपने सर पर पल्लू लिए खड़ी थी हेमा राजशेखर। सालों बाद उसने राजशेखर हवेली की चौखट पार की थी। भास्कर की आंखों में हैरानी थी। बहू, क्या कृष्णन जानता है तुम यहां आई हो? हेमा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साम दाम भेद और अभिदंड सब अपना लिया, पर राम के दिमाग से प्रतियोगिता का भूत उतर ही नहीं रहा अप्पा। भास्कर फटी आंखों से सुनता रहा। हेमा ने कहा, आप तो जानते हैं ना कि राम के पहले मैंने 3 बच्चे खोए हैं। मैं राम को नहीं खोना चाहती अप्पा। हाँ, वो जड़ी बूटियां उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती, लेकिन मैं अपने बेटे की सेवा कर उसे ठीक कर देती। मेरे जीते जी उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मेरा राम आपकी निर्दयी पायट्य की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। आप उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले बेदखल कर दीजिए। भास्कर का मन भारी हो गया। कृष्णन के हवेली छोड़ने के बाद अगर वो लोग दुखी हुए थे, तो उनसे भी कहीं ज्यादा दुखी भास्कर हुआ था। अपने लाडले बेटे कृष्णन को वापस वो अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन कृष्णन ने तो उससे रिश्ता ही तोड़ लिया था। राम का हिस्सा लेना भास्कर के लिए अपने कृष्णन के नजदीक आने का एक रेयर मौका था, लेकिन हेमा उसकी राह का रोड़ा बन के खड़ी हुई थी। भास्कर ने हेमा को अपना फरमान सुनाया कि राम अगर राजशेखर परिवार का खून है तो वो हिस्सा जरूर लेगा। अगर नहीं लेगा तो लोग तुम्हारे ही चरित्र पर उंगली उठाएंगे बहू, फिर रोते हुए मत आना। भास्कर के शब्द तीर की तरह हेमा के दिल के आर पार हो गए। हेमा ने आंसू पोंछते हुए गुस्से में अपने ससुर से कहा, तो अप्पा, मैं भी देखती हूं कि राम हिस्सा कैसे लेता है। जाती हुई हेमा को भास्कर ने रोका भी नहीं। भास्कर को क्या पता था कि उसकी ये ना कृष्णन और राम दोनों पर बहुत भारी पड़ेगी। राजशेखर हवेली से निकलकर हेमा शुद्धि नदी के किनारे गई। नदी का प्रवाह बहुत तेज था। एक ओर राम खुशी खुशी नुकीली कलाई का अभ्यास करता रहा और दूसरी ओर हेमा ने आंखें बंद की, अपने बेटे को दिल से याद किया और नदी की ओर देखा। क्या हेमा नदी में कूद के अपनी जान दे देगी? क्या राम तक ये खबर पहुंचे तब तक बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? राम ने हेमा से वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब क्या करेगा राम?